तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति का पार्ट 3 सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट भी पसंद आएगा। दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र के नंद वंश के राजा धनानंद के यहाँ आचार्य एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य ने अखंड भारत की बात की और कहा कि वह पोरस राष्ट्र से यमन शासक सेल्यूकस को भगा दे, किंतु धनानंद ने इस बात को नकार दिया, क्योंकि पोरस राष्ट्र के राजा की हत्या धनानंद ने यमन शासक सेल्यूकस से करवाई थी। जब यह बात आचार्य को खुद धनानंद ने बोला, तब क्रोधित होकर आचार्य ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदों का नाश न कर लूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उन्हीं दिनों राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य से निकाले गए थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से मिलकर मलेच्छ राजा पर्वतक की सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और नंदों को युद्ध में परास्त करके मार डाला। नंदों के नाश के संबंध में कई प्रकार की कथाएं हैं। कहीं लिखा है कि चाणक्य ने महानंद के यहाँ निर्माल्य भेजा, जिसे छूते ही महानंद और उसके पुत्र मर गए। कहीं विषकन्या भेजने की कथा लिखी है। मुद्रा राक्षस नाटक के देखने से जाना जाता है कि नंदों का नाश करने पर भी महानंद के मंत्री राक्षस के कौशल और नीति के कारण चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां पड़ी। अंत में चाणक्य ने अपने नीतिबल से राक्षस को प्रसन्न किया और चंद्रगुप्त को मंत्री बनाया। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी इसी प्रकार की कथा का प्रचलन है, केवल महानंद के स्थान पर धनानंद शब्द है। कुछ विद्वानों के अनुसार कौटिल्य का जन्म पंजाब के चाणक्य क्षेत्र में हुआ था, जो आज का चंडीगढ़ है, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कई विद्वानों का यह कहना है कि वह कांचीपुरम के रहने वाले द्रविड़ ब्राह्मण थे। वह जीविकोपार्जन की खोज में उत्तर भारत आए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार केरल भी उनका जन्म स्थान बताया जाता है। इस संबंध में उनके द्वारा चरनी नदी का उल्लेख इस बात के प्रमाण के रूप में दिया जाता है। कुछ संदर्भ में यह उल्लेख मिलता है कि केरल निवासी चाणक्य वाराणसी आया थे, जहां उसकी पुत्री खो गई। वह फिर केरल वापस नहीं लौटे और मगध में आकर बस गए। इस प्रकार के विचार रखने वाले विद्वान उन्हें केरल के निषाद कुतुल्लुर नाम पुत्री वंश का वंशज मानते हैं। कई विद्वानों ने उन्हें मगध का ही मूल निवासी माना है। कुछ बौद्ध धर्म साहित्यों में उन्हें तक्षशिला का निवासी बताया है। कौटिल्य के जन्मस्थान के संबंध में अत्यधिक मतभेद रहने के कारण निश्चित रूप से यह कहना कठिन है उनका जन्म स्थान कहाँ था, परंतु कई संदर्भ के आधार पर तक्षशिला को उनका जन्म स्थान मानना ठीक होगा। वी.के. सुब्रमण्यम ने कहा है कि कई संदर्भों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सिकंदर को अपने आक्रमण के अभियान में युवा कौटिल्य से भेंट हुई थी। क्योंकि अलेक्जेंडर का आक्रमण अधिकतर तक्षशिला क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यह उम्मीद है कि कौटिल्य का जन्म स्थान तक्षशिला क्षेत्र में ही रहा हुआ होगा। कौटिल्य के पिता का नाम चाणक्य था। वह एक गरीब द्रविड़ ब्राह्मण थे और किसी तरह अपना गुजर बसर करता थे। स्पष्ट है कि कौटिल्य का बचपन गरीबी और दिक्कतों में गुजरा है। कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा के संबंध में कहीं कुछ विशेष जिक्र नहीं है, परंतु उनकी बुद्धि की प्रखरता और उनकी विद्वता उनके विचारों से परिलक्षित होती है। वह कुरूप होते हुए भी शारीरिक रूप से बलिष्ठ थे। उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र से उनकी प्रतिभा, बहुआयामी व्यक्तित्व और दूरदर्शिता का पूर्ण आभास होता है। कौटिल्य के बारे में यह कहा जाता है कि वह बड़े ही स्वाभिमानी एवं राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति थे। एक मत के अनुसार एक बार मगध के राजा महानंद ने श्राद्ध के अवसर पर कौटिल्य को अपमानित किया था, जबकि रहस्यों से उजागर होता है कि धनानंद की प्रजा विरोधी नीतियों के कारण ब्राह्मण चाणक्य, जो कि विष्णुगुप्त चाणक्य के पिता थे, द्वारा विरोध करने पर उन्हें कारगिल में बंदी बनाकर उनके परिवार को देश निकाल दिया गया था। राष्ट्रहित में चाणक्य ने धनानंद से सीमांत देशों के लिए सैनिक सहायता के लिए विनती की, जिससे बाहरी लोग भारतीय जन को नुकसान न पहुंचा सके। परंतु घमंड में अंधे धनानंद ने उनका अपमान कर उन्हें राजमहल से बाहर निकाल दिया। कौटिल्य ने क्रोध होकर अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे, तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। कौटिल्य के व्यवहारिक राजनीति में प्रवेश करने का यह भी एक बड़ा कारण था। नंदवंश के विनाश के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठने में हर संभव सहायता की। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गद्दी पर आसीन होने के बाद उसे पराक्रमी बनाने और मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से उन्होंने व्यवहारिक राजनीति में प्रवेश किया। वह चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री भी बने। कई साइंटिस्टों ने यह भी कहा है कि कौटिल्य ने कहीं भी अपनी रचना में मौर्य वंश या अपने मंत्रित्व के संबंध में कुछ नहीं कहा है, परंतु अधिकांश ने इस बात की संपुष्टि की है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जिस विजिगीषु राजा का चित्रण प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से वह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही किया गया है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कारण छोटे छोटे राज्यों की पराजय होकर कौटिल्य ने व्यवहारिक राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प किया। उनकी सर्वोपरि इच्छा थी
भारत को एक गौरवशाली और विशाल देश अखंड भारत के रूप में देखना। निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य उनकी इच्छा का केंद्र बिंदु था। आचार्य कौटिल्य को एक और पारंगत और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और संरक्षक माना जाता है, तो दूसरी ओर उन्हें संस्कृति साहित्य के इतिहास में अपनी अतुलनीय एवं अद्भुत कृति के कारण अपने विषय का एकमात्र विद्वान होने का गौरव प्राप्त है। कौटिल्य की विद्वता, निपुणता और दूरदर्शिता का बखान भारत के शास्त्रों, काव्यों तथा अन्य ग्रंथों में परिव्याप्त है। कौटिल्य द्वारा नंदवंश का विनाश और मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित कथा विष्णु पुराण में भी आती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।